बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारा एक वेंचर भी नया है और ये हमारी एक कोशिश भी नई है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पास ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो सिलेबस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम उनको समझाएं, उनको बताएं, ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ें याद रहें। कॉन्सेप्चुअली उनको क्लियर करें, ना कि उनको रट्टे लगवाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जब मैं पढ़ता था तो बड़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती थी, और आज की डेट में भी कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भागते हैं। उनको लगता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लिख लिख के देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ऐसी कोई ये मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएं। इसकी सारी जो इनकी चेन्स हैं, जो इनके आगे डायग्राम्स हैं, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट इनके क्लियर किए जाएँ, ताकि आपको कोई फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए और आप बड़े अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो नेचर में मैक्सिमम ये आपको नेचर में मिलती है। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स प्योर। कोई भी चीज़ प्योर होती है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं, वो प्योर चीज़ को बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें कोई चीज़ नेचर से मिल रही है, नेचर ने हमें ये चीज़ दी है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से बनी। ऑर्गेनिक, इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो कार्बन है। तो इसके चैप्टर का नाम भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको 8-10 जो भी हैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो भी चीज़ें क्लियर करने वाली हैं, मैं साथ साथ आपके साथ क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो है, कार्बन इज़ अ यूनिक एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज़। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक बेसिक पार्ट है कार्बन। उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 2 है, कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंट नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। टेट्रावेलेंट, टेट्रा मीन्स चार, वेलेंट मीन वैलेंसीज, मतलब उसके चार बाउंड, आगे चार बॉन्ड्स बन सकते हैं जो आगे कार्बन के साथ जुड़ते जाते हैं। आप सोचोगे अगर एक कार्बन से चार बॉन्ड्स आगे बनते हैं, तो दूसरे कार्बन से और चार बने, तीसरे से और चार बने, चौथे से और चार बने, तो कितनी लंबी वो चेन बन जाएगी। तो इसकी ये जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, इसकी टेट्रावेलेंसी है, उसके कारण ये बहुत लंबी चेन बना सकता है और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इसके बन सकते हैं। ये कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कई तरह के कंपाउंड्स बनाता है, जो हमें डेली यूज़ में या हमारी लाइफ में वो चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं, जो हमारे काम आती है। इसके बिना हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल है, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। अब कैटिनेशन है, कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इन कार्बन कंपाउंड्स रेफर्स टू द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स। ये सबसे यूनिक एबिलिटी कार्बन में ही है जो इसको चेन्स बनाती है। जैसे मैंने अभी बताया, एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, उसके आगे चार 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 बॉन्ड्स बनेंगे, तो आप सोचो कितना बड़ा एक कंपाउंड बन जाएगा। टू फॉर्म, इसकी जो एबिलिटी है टू फॉर्म चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। आपने देखा होगा बेंजीन या उससे उसके अलावा और भी कई कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं। रिंग्स बाई बॉन्डिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बॉन्ड होके वो रिंग्स बनाते हैं। जैसे हम छोटे बचपन में जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिंग बनाते थे, तो खेलते थे, उसी तरह की रिंग बनाती है। तो बॉन्डिंग विद ईच अदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, इनके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसको बॉन्ड बनाते हैं। दो तरह के बॉन्ड आपने पढ़े हुए, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड्स। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। This property is crucial for the vast diversity of organic compounds. ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ये एक क्रूशियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कार्बन के अंदर, जो इसको
वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं बॉन्ड्स के कारण बनते हैं. एज इट अलाउज कार्बन एटम्स टू लिंक अप इन न्यूमरस वेज, ये अलग अलग तरीके से, कभी सल्फर जुड़ रहा है, कभी कोई और दूसरा मेटल जुड़ रहा है, कभी कोई और मेटल जुड़ रहा है, इससे वो अलग तरह के डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड से बनाती हैं और उनकी एक लॉन्ग चेन्स बनती है. एज इट अलाउज कार्बन एटम्स टू टेक अप इन न्यूमरस वेज क्रिएटिंग लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांचेस आगे की आगे ब्रांचेस, एंड साइक्लिक अरेंजमेंट, साइकिल उस तरह के अरेंजमेंट में भी कार्बन कई तरह के आपको शेप्स इसकी नजर आएंगी. तो ये है कैटिनेशन, ये इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैटिनेशन, जिसके कारण ये लंबी चेन्स, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, रिंग्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है जी. अब तीसरा पॉइंट है इस सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब एक अलग ही ब्रांच इसकी बना दी गई, जैसे आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है और इसी तरह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच इसको दे दी, ताकि इसको सारा फोकस जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर रहे, आपको वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ वो मिक्स ना हो, आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए, आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए इसकी ब्रांच ही अलग बना दी गई ताकि इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा सके. A separate branch of chemistry known as organic chemistry is known that includes the study of compounds of carbon, जो कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को उसमें हम करते हैं, एंड हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, सल्फर जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, हेलोजन्स जुड़ रहा है, और उसके अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं. ये हम सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो एक केमिस्ट्री की अलग ही ब्रांच है. इसके आगे पीएचडी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, इसकी बड़ी आगे डीप स्टडी है. जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ेंगी. फोर्थ पॉइंट है कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से भी बनती है, एंड कैन आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स. कार्बन के अंदर, दो कार्बन के अंदर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड बन जाते हैं. वो आपस में फिर उसको कोवेलेंसी के थ्रू उसको पकड़ के रखते हैं. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. फिफ्थ पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स गिव राइज टू ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स. अब ये होमोलोगस सीरीज ये क्या है? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस का मतलब होता है जैसे एक सी, होमोजीनियस, एक सा, उसी के ऊपर ये पॉइंट आता है. अब होमोलोगस सीरीज है इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रुपिंग कर दी गई एक ही तरह के, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया और उसका सारा कुछ सेम होगा, सिमिलर होगा, तो इसलिए उसको होमोलोगस कहा गया. is a group of organic compounds that share the same functional group and have similar chemical properties. उनकी एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसको होमोलोगस ग्रुप कहा गया. बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ए रिपीटिंग यूनिट, एक यूनिट बार बार रिपीट करेगा, उससे वो डिफर करेंगे. प्रॉपर्टीज उनकी सेम होगी बट उसका अलग अलग जो है ग्रुप, अलग अलग जो एक from each other in a repeated unit, repeating unit. Usually CH2 group मिथिलीन, आपने पढ़ा होगा, मिथिलीन, इथिलीन, ये सारे ये अलग अलग ग्रुपिंग है. यूजुअली ये CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप. दिस मीन्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला एंड देयर physical properties and chemical properties shows gradual change on the number of carbon atoms increase. जैसे जैसे कार्बन के एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, उनका जो ग्रुप है वो चेंज होता जाएगा. ये इसका कहने का मतलब है. अगर मान लो सेम नंबर ऑफ कार्बन हैं तो एक ग्रुप बन गया, कार्बन का नंबर चेंज हो गया तो अलग ग्रुप बन गया, और चेंज हो गया तो और तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई तरह के उनके ग्रुप्स बनते हैं. बट एक अगर सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है तो एक होमोलोगस ग्रुप होगा, जिसमें आपको केमिकल और प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम तरह की मिलेंगी.
ठीक है, ये तो हो गया होमोलोगस का मतलब। अब आगे, द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक फंक्शनल ग्रुप से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा मिथेलिन ग्रुप, इस तरह इथिलीन ग्रुप होगा, उसमें इथिलीन ग्रुप जब आपके दिमाग में आएगा एकदम आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। सेवंथ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर एल्कोहल, एल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ये सारी चीजें। अल्कोहल्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, एल्डेहाइड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, और कीटोन्स में कितने हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने हैं। ये सब आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये मालूम पड़ेगा। और 8th पॉइंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स। जैसे हम घर में भी फ्यूल यूज करते हैं, लकड़ी है या कोई और कई तरह के फ्यूल्स हैं, वो सारे हम यूज करते हैं, तो उन सब में कार्बन कंपाउंड्स हैं। आप कभी देखोगे उन सब में कार्बन कंपाउंड्स हैं। जब आप आगे इसको पढ़ोगे तो इसको आपको आगे कार्बन कंपाउंड्स इसमें मिलेंगे। फ्यूल्स में जो आप घर में आग जलाने के लिए आपको चीजें काम आती हैं, उसमें वो कार्बन कंपाउंड्स हैं बेसिकली। द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब आप देखो कितना बड़ा इसका एक फंक्शन है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसमें सारे कार्बन कंपाउंड है। आपके कपड़े धुलते हैं, कैसे धुलते हैं आपके कपड़े? कभी आपने सोचा है? या मशीन चलाई, उसमें साबुन डाला, उसमें सर्फ डाला, उसमें और शैम्पू डाल दिया, तो आपका कपड़े कैसे धुल जाते हैं? इतनी डर्ट उसके अंदर होती है, वो कैसे धुल जाते हैं? तो वो द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का फोबिया, पानी का फोबिया, पानी का डर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। उसमें दो तरह के एक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। एक पानी से दूर और एक पानी के पास, हाइड्रोफिलिक। ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स बन जाते हैं, जो आपको कपड़ों की सफाई करने में, कपड़ों की डर्ट साफ करने में हेल्प करते हैं। एंड हेल्प्स टू इमल्सिफाई। अब इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग। डिस्पर्सिंग मीन्स अलग अलग करना, दूर दूर करना, डिस्पर्स कर देना। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग वन इमिसिबल, इमिसिबल जो मिक्स ना हो सके। देखो आपको ये सारे मीनिंग्स भी साथ साथ आने चाहिए। ठीक है, आपने इमिसिबल पढ़ लिया, जब आप एग्जाम में आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर है तो आप कैसे इसको समझोगे? तो द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग, अलग अलग करना, वन इमिसिबल जो कि अलग अलग नहीं हो सकता, जो मिक्स नहीं हो सकता, इमिसिबल लिक्विड इनटू अनदर इमिसिबल लिक्विड। एक इमिसिबल लिक्विड को दूसरे इमिसिबल लिक्विड में मिक्स करना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्शन बनाना उसका, गाढ़ा, वो गाढ़ा होगा। सम कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर डिटर्जेंट्स एंड सोप्स एक्सेट्रा। ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ये पानी के जो अंदर मॉलिक्यूल है उनको पास में लाते हैं और दूर हटाते हैं। तो इसको जब पास में लाते हैं तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जब उसकी मिक्सिंग हो जाती है तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज वाइडली कैरिड आउट इन इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ये प्रोसेस काम में आता है। बाई मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ इमल्शंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अलग अलग तरह के बड़े बड़े मिक्सचर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में। कभी आप जाओगे, आपको जाने का, विजिट करने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इतनी किस तरह से मिक्सिंग होती है और किस तरह से सफाई होती है। जैसे हम चीनी की सफाई होती है या कई और चीज़ों की सफाई होके जब हमारे घर में चीज़ें आती हैं कंटेनर में डाल के, डिब्बे में डाल के, तो उसके पीछे का प्रोसेस जो होता है वो हमें इतना पूरा पता नहीं होता क्योंकि हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। अब इसमें डिस्पर्स, टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू मेक समबडी समथिंग, डू दिस, बिखर जाना। डिस्पर्सिंग मतलब बिखरना। इमिसिबल मैंने जैसे आपको बताया, दैट कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। अब इसके आगे, अब डर्ट कैसे रिमूव होती है? डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ्स थ्रू द
क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का क्लिनजिंग एक्शन होता है, विच इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन होती है, विद बोथ हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन से जो कि सोप और डिटर्जेंट्स ये काम करते हैं, एंड हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट्स, दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन चेन्स, इनकी कार्बन चेन्स बन जाती हैं सराउंडिंग द डर्ट, ये डर्ट के चारों तरफ उसको घेरा डाल लेती है, जैसे घेरा डालते हैं ना डर्ट को, उसको घेरा डाल लेती हैं। ट्रैपिंग इट इन मिसल्स, उसको मिसल्स बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी चेन्स बन गई, उसने डर्ट को घेरा डाल दिया, तो आपके फाइबर से वो जब मशीन चलेगी, जब आप धोगे उसको पानी डालोगे तो उसको क्योंकि डर्ट उसमें फंसी हुई है तो डर्ट ऐसे बाहर हो जाएगी, एंड एनेबलिंग इट टू बी वॉश्ड अवे विद वाटर, पानी के साथ ये चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमारे कपड़े कैसे साफ होते हैं। सुन तो लिया हमने, सोप डाला, सर्फ डाला, शैम्पू डाल दिया, और उसका एक्शन कैसे होता है, वो एक्शन मैंने अभी आपको समझाया कि डर्ट कैसे रिमूव होती है। जो सोप और डिटर्जेंट्स हैं वो एक मॉलिक्यूल्स इस तरह के बनाते हैं जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो आपस में मिलके चेन्स बनाते हैं, चेन्स के अंदर वो डर्ट फंस जाती है, और इस तरह से पानी के साथ जब धुलता है तो उसके साथ वो चली जाती है। उसके आगे 10 नंबर पॉइंट है, एल्कोहल्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग केमिकल्स एज बेवरेजेस एंड इन प्रिपेयरिंग डाइज, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। जो अल्कोहल है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज होती है। उससे क्या प्रिपेयर करते हैं, बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं, बेवरेजेस एनी पोर्टेबल लिक्विड स्पेशली वन अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई भी पोर्टेबल लिक्विड है, एज टी, कॉफी, बियर, मिल्क, ये सारी चीजें बेवरेजेस है। जैसे हम आपको कहते हैं ना कि आपको प्राइस ऑफ द मील इंक्लूड्स बेवरेजेस, मतलब जो आपको प्राइस बताया गया है फूड का उसमें बेवरेजेस भी इंक्लूडेड हैं, जो कि जैसे अदर देन वाटर, टी, कॉफी, बियर और मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो अब ये प्रेपरेशन ऑफ बेवरेजेस में काम आते ही अल्कोहल, और डाइज में काम आती है, डाइज जैसे हम कपड़े रंगते हैं डाइज में काम आती है, और परफ्यूम्स एक्सेट्रा में काम आती है। अब लास्ट पॉइंट है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स are used as solvent for resins, medicines, as vinegar, as coagulants for rubber etc. अब आपको ये पता होना चाहिए रेजिन्स क्या है, सुना तो होगा आपने रेजिन्स। रेजिन्स आर नेचुरली अक्रिंग और सिंथेटिक सब्सटेंस। कुछ रेजिन्स हमें पेड़ों से सीधा सीधा ही मिल जाते हैं, जैसे पेड़ से अब कई बार जैसे दूध निकलता है, इस तरह से एक कंसनट्रेटेड सी ऊजिंग होती है, उसको कई बार हम रेजिन्स भी कहते हैं। और नेचुरली अक्रिंग कुदरती तौर पे भी हमें मिलता है, या सिंथेटिक भी है, या हम उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। दैट आर टिपिकली सॉलिड और हाईली विस्कस लिक्विड्स। विस्कस, विस्कोसिटी आपने सुना होगा वर्ड, विस्कोसिटी, जिसको हम गाढ़ापन कहते हैं, उसकी थिकनेस, वो विस्कोसिटी से मैयर होता है भी इसका ये कितना गाढ़ा लिक्विड है। तो एक तो पहली बात तो है कि वो हाईली विस्कस लिक्विड होगा, ऑफन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, वार्निशेस। वार्निशेस क्या होती हैं, जो लकड़ी के ऊपर हम उसको पॉलिश करते हैं चमकाने के लिए। एडहेसिव्स, जोड़ने के लिए काम आता है। एंड अदर मटेरियल्स, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, टी सैप, ट्री सैप, और क्रिएटेड थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीज़ें हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बेवरेजेस मैंने आपको बता दिया। अब कोआगुलेंट्स क्या है, कोआगुलेंट्स वर्ड से ही पता चलता है, कोई चीज़ जो किसी चीज़ को जमा देती है, कोआगुलेंट्स, किसी चीज़ को जमा देना या गाढ़ा कर देना। ठीक है जी। तो वो गाढ़ा कैसे करेगी,
कोगुलेंट्स इन वाटर सप्लाई सिस्टम, कोगुलेंट्स एंड फ्लोकुलेशन, दो वर्ड है, कोगुलेंट्स एंड फ्लोकुलेशन, ए केमिकल प्रोसेस नोन एज कोगुलेशन, केमिकल्स कोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स कहते हैं जो जमा देते हैं, जो लिक्विड को गाढ़ा कर देते हैं, आर एडेड टू द वाटर टू ब्रिंग नॉन सेटलिंग पार्टिकल्स टुगेदर, जो पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पा रहे, जो ऐसे पानी में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह के, उसका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेंट्स डाला हमने, उसको कोगुलेंट्स बोल देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम पानी की सफाई करते हैं, पानी में गंदगी है, इतनी सारी गंदगी सारी इधर उधर फैली हुई है, घूम रही है इधर उधर, उसके अंदर हम कोगुलेंट्स डालेंगे तो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, एक सॉलिड सा बन जाएगा, फिर हम उसको बाहर निकाल देंगे। दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कोगुलेंट्स का काम होता है, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। इसके सोडियम एल्यूमिनेट, फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड, ये इस तरह के कई केमिकल्स हैं जो कोगुलेंट्स का काम करते हैं। तो अभी मैंने आपको ये कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में बताया। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्री फेज है, स्टार्टिंग है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कार्बन हमारे सामने आएगा, उसके बॉन्ड सामने आएंगे, वो कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कैसे कैसे चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है, साइकिल बनाता है, तो सारा हम आगे धीरे धीरे पेज वाइज पेज, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, आपको समझ भी आया होगा और कई चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। और साथ में मैं एक लिंक भी डाल दूंगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जिसकी रिप्लाई मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।